नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या सारे कानून ताक पर रख के एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था और मोदी जी सब देख रहे थे? क्या नियमों की धज्जियां उड़ाकर शिवसेना को तोड़ा गया, उस पर कब्जा जमाया गया और बाद में उसकी चाबी किसी और को दे दी गई और मोदी जी सब देख रहे थे? या मोदी जी इस खेल में शामिल थे? अब दोस्तों, ये सारी बातें अभी तक लोगों के बीच में हो रही थी, मुंबई में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सत्ता के गलियारों में। लेकिन पहली बार ये बातें, या यूं कहूं कि ये जो पोल है, खोली जा रही है देश की सबसे बड़ी अदालत, जहां पर कपिल सिब्बल, जी हां, जो उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में आज यहां तक कह दिया कि मोदी और शाह ने एक नया मॉडल तैयार किया है और ये मॉडल है सरकार गिराने का। और जब सरकार गिराई जाती है तो फिर नियम और कानून देखे नहीं जाते। अब सवाल इस बात का है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत गर्म है। चीफ जस्टिस जो हैं, मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 और जज, 5 जज कपिल सिब्बल की बातें, सारे सबूत, ये जो पोल खोल चल रहा है उसको गौर से देख रहे हैं। तो क्या सवाल यही है कि शिंदे सरकार की, ये जो शिंदे सरकार है जो कानून ताक पर रखकर बनाई गई थी, क्या इस पे गाज गिरने वाली है या एक बार फिर किसी चोर दरवाजे से इस शिंदे सरकार को बचाया जाएगा? बहस आज वाकई गर्म है, सवाल आज ज्यादा ही मौजूद है और मैं भीतर तक जाऊंगा इसमें और आपको एक एक सवाल का जवाब दूंगा तय में जाके। अब दोस्तों, 2 दिनों से जिस तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत में ये बहस चल रही है, या यूं मैं कहूं कि पोल खोल अभियान चल रहा है मोदी सरकार का, जिसमें ये बताया जा रहा है सबूतों के साथ देश की सबसे बड़ी अदालत को, चीफ जस्टिस को, उनके साथ 4 जज और हैं, उनके सामने कपिल सिब्बल जिस तरह से बता रहे हैं कि हर फैसले के पीछे कोई ना कोई साजिश थी। वो ये भी कह रहे हैं कि जब सरकारें गिराई गई तो फिर नियम, कानून, अदालतें, संविधान किसी को भी सामने नहीं रखा गया। और जो साक्ष्य उन्होंने पेश किए, उसे तो ऐसा ही लगता है कि कर्नाटक में जिस तरह से सरकार गिराई कांग्रेस की, या मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिरी, या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, उसके पीछे एक बड़ा खेल था। उसके पीछे एक ऐसा खेल था जो अब तक शायद नहीं खेला गया और इसीलिए सिब्बल साहब ने कहा कि ये नया मॉडल है सरकार गिराने का। सवाल इस बात का है कि ये बहस जो भी आगे चलेगी और जिस तरह से पोल खोली जा रही है, शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी जो साख है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्या वो अर्श से फर्श पर आ गई है? और उन्हीं के साथ, शिंदे के साथ साथ फडणवीस जो कल तक नायक थे महाराष्ट्र के, क्या ये खलनायक बनते जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं चाणक्य नीति भी जो है वो तार तार हो रही है। सवाल इस बात का है कि अगर शिंदे की साख गिर रही है और मराठी मानुस उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हो रहा है, सहानुभूति उसकी जो है वो ठाकरे परिवार के साथ है, जिस तरह से ठाकरे परिवार को सड़क पर लाया गया है। और ये भी मैंने सुना है कि जल्द ही ठाकरे जो हैं पूरे महाराष्ट्र की यात्रा करने जा रहे हैं। तो एक तरफ अगर शिंदे और फडणवीस की साख नीचे जाती है और ठाकरे की साख लोकप्रियता बढ़ती है, तो क्या माने कि 2024 में मोदी जी को भारी नुकसान होने जा रहा है महाराष्ट्र में, जहां से 48 सीटें आती हैं लोकसभा की। और अगर मोदी को नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे बड़े राज्य में, तो ऐसा ना हो जाए कि कच्चा खा जाए 2024 में, जिसकी नींव कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। अब दोस्तों, आप चाहे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से, कहीं से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है कि जहाँ से मोदी अगर हारे तो फिर 24 हारे और जीते तो फिर 24 जीते। इतना इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र पर
बेखौफ बातचीत होगी और हर चीज़, हर पहलू मैं डाइसेक्ट करूंगा, डिकोड करूंगा आपके लिए, जो गोदी मीडिया नहीं करती। लेकिन मैं कपिल सिब्बल के पास ले जाना चाह रहा हूँ। कपिल सिब्बल साहब ने आज जो 3 बातें देश की सबसे बड़ी अदालत में रखी, उसके लिए वाकई हिम्मत चाहिए। और जो उनका होमवर्क था, जो रिसर्च था, कमाल थी। उन्होंने 3 बातें रखी और इस 3 बातों में ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी की जो छवि है, जो साख है, वो जिसे तार तार हो रही हो कि क्या ऐसा भी होता है देश में? पर्दे के पीछे क्या ऐसे खेल किए जाते हैं? क्या सियासत के लिए कोई किसी भी स्तर तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है? मिसाल के तौर पर सिब्बल साहब ने जो पहला पॉइंट कहा, पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल की जो भूमिका थी, राज्यपाल तो साहब कस्टोडियन होता है कानून का, संविधान का तो वो रक्षक है राज्यपाल। लेकिन यहां तो संविधान ही नहीं देख रहा था राज्यपाल। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध है और सारे साक्ष्य रख के उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह महाराष्ट्र के राज्यपाल ने तमाम तथ्यों को अनदेखा करके शिंदे को शपथ लेने के लिए बुला लिया, जबकि शिंदे के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। ये तक नहीं देखा। राज्यपाल पर एक बहुत बड़ा सवाल, और शायद इसी वजह से वो राज्यपाल छुट्टी लेकर रिटायर हो गए हैं। जी हाँ, सिब्बल साहब का पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा कि कोई भी नेता विधायक अगर अपनी पार्टी से अलग होना चाहे या कुछ लोग अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं। अगर शिंदे को ठाकरे की नीतियां पसंद नहीं थीं या शिंदे की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ चुकी थी मुख्यमंत्री बनने की, तो वो अलग हो सकते थे, अपनी पार्टी बना सकते थे या बीजेपी में मर्ज कर सकते थे। लेकिन किसी भी सूरत में शिंदे अलग तो हो सकते थे, लेकिन पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकते थे, वो मकान पर कब्जा नहीं कर सकते थे, वो शिवसेना की चाबी अपने हाथ में नहीं ले सकते थे, पॉलिटिकल पार्टी पर काबिज नहीं हो सकते थे। और इसके सबूत उन्होंने जी दिए तो अदालत की भी आंखें खुल गई आज। और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट तो कई रखे उन्होंने, लेकिन तीसरा पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार गिराने का एक नया मॉडल इजाद हुआ है। पहले जो सरकारें गिराई जाती थी वो धारा 356 के तहत गिराई जाती थी, जब कुछ वहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ होता था तब होता था। लेकिन अब तो एक नया मॉडल है, आपको धारा 356 का इस्तेमाल ही नहीं करना है, आपको लोकसभा जाना ही नहीं है, आपको किसी की परमिशन लेनी नहीं है। आप एक ऐसा खेल रचते हैं कि सरकार पर्दे के पीछे से गिरा दी जाती। एक नया मॉडल, सरकार गिराने का एक नया मॉडल, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है महाराष्ट्र को लेकर, सरकार गिराने को लेकर, पार्टी तोड़ने को लेकर, खेल करने को लेकर, पर्दे के पीछे का जितना भी गेम है वो जो सामने लाया जा रहा है, तथ्यों के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, अदालत के सामने, जिसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसको। सवाल इस बात का है कि ये जो बहस अभी और चलेगी, इसमें जिस तरह से क्रेडिबिलिटी मोदी सरकार की सामने आ रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाला जो साल है, और ये साल जहां 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और अगले साल जो सुपर फाइनल होना है 2024 का, उसकी राह कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए दिख रही है मोदी जी के लिए। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी का आगे क्या होगा, उस पर क्या इम्पैक्ट है, बीजेपी पे क्या इम्पैक्ट है, शिवसेना पर क्या इम्पैक्ट है, शिंदे का भविष्य क्या होगा, देवेंद्र फडणवीस का भविष्य क्या होगा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीति से देश की राजनीति की धारा दिशा तय होगी। मुझे लगता है कि आपका मैं ज़्यादा समय ना लूँ, मैं चलता हूँ अपने एक्सपर्ट के पास, विवेक देशपांडे के पास, महाराष्ट्र में, नागपुर में। और विवेक साहब वो शख्स हैं जो पिछले 30-35 साल से महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत भीतर तक देख रहे हैं। उनके पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र को समझना देश के फाइनल को समझने के लिए, या मोदी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो तीसरी बार शपथ लेंगे, उसको समझने के लिए महाराष्ट्र को समझना आपके लिए ज़रूरी है। समय नहीं लूँगा, विवेक देशपांडे के पास चलते हैं। और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे। देशपांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है। आज जो डेवलपमेंट्स आपने देखने को मिले सुप्रीम कोर्ट,
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लेकर और मंत्रालय महाराष्ट्र में हलचल मची हुई है। और एक बात साफ दिखती है कि शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं घिरते चले जा रहे हैं। भले ही उनके पास इलेक्शन कमीशन का एक लाइसेंस मिल गया हो कि पार्टी उनकी है, लेकिन हिम्मत देखिए कि वो सेना भवन तक नहीं जा पा रहे हैं, वो पार्टी में अभी तक एक मीटिंग नहीं कर पाए। और इधर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कपिल सिब्बल ने उनकी पोल खोली है कि कैसे असम में बैठकर उन्होंने पार्टी बना दी, किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर उन्होंने वहां जाके शपथ ले ली। तो कपिल सिब्बल ने गवर्नर को भी रगड़ा है, कपिल सिब्बल ने दिल्ली दरबार मोदी और अमित शाह पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान जैसे कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया गया हो, संविधान जैसे ताक पर रख दिया गया हो, और उस पृष्ठभूमि में शिंदे साहब का राज तिलक हुआ है। कुल मिलाकर उनका यह कहना था कि ये मोदी और अमित शाह का नया मॉडल है सरकार को गिराने का और एक नई सरकार बनाने का। देशपांडे जी, क्या आपको लगता है, दलीलों में दम है हाँ, सिब्बल साहब के? जी, जी, बिल्कुल ऐसा है कि जो टर्न ऑफ इवेंट्स पिछले साल हुआ था जून-जुलाई के महीने में वो सब यही दर्शाता था कि ये सब चोरी-छुपे किया हुआ काम है। अगर आपको इतना आपकी अगर कोई मॉरल पोज़ीशन होती इस पूरे प्रकरण में, तो आप इस तरह से महाराष्ट्र से गायब होकर पहले गुजरात जाते, फिर वहाँ से आप असम जाते और वहाँ 2 महीने तक आप कैंप करते और फिर वहाँ पर कोई एक कॉन्स्पिरेसी हैच हो जाती है और फिर महाराष्ट्र की सरकार को गिराकर यहाँ पे नई सरकार बनाने का एक की साजिश वहाँ पर उसको अंजाम दिया जाता। इस तरह से अगर आपके पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पॉइंट्स होते, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपने जो रास्ता अख्तियार किया वो पूरी तरह से चोरी का रास्ता था। और उसके बाद फिर अभी देखिए कोर्ट में ये मामला चल रहा है जून महीने से जुलाई महीने से जो चल रहा है अब लगभग 8 महीने हो गए और उसके पहले ही आपने सरकार बना ली। जब कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, जी स्पीकर के राइट्स का मामला है और उसके पहले ही अच्छा इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपना निर्णय दिया उसको भी काफ़ी समय लगा। जब पहली बार उन्होंने अपना निर्णय दिया उसमें भी काफ़ी समय लगा। मतलब ये सब कुल मिला के एडजस्टमेंट करके कैसे भी करके सरकार बनाई जाए और जिसको अंग्रेजी में बाइंग टाइम कहते हैं वक्त सिर्फ ढकेलते रहना आगे उस बात को जी इस अपेक्षा में कि कभी ना कभी किसी न किसी तरह इसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बिठाया जाए और इसको लेजिटिमाइज किया जाए। इस तरीके से 8 महीने से ये सब पूरा सारा खेल चल रहा है और अब जाकर जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जी हो रही है और जो बारीक लॉ पॉइंट्स है वो सामने आएंगे तब जाकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिंदे सरकार जो है वो एक स्टिकी विकेट पर नजर आएगी। ऐसा ऐसा आज तो दिख रहा है। अभी आने वाले समय में 4-5 दिन और उसका हियरिंग जी चलने वाला है और अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये सीधा इतना मामला सीधा होता तो वो सीधा कह देते कि भाई ठीक है जो इससे पहले प्रेसिडेंट आया है कोर्ट में उसके हिसाब से शिंदे सरकार को जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सरकार को आगे चलने से रोक नहीं सकते। लेकिन वो फाइनल पॉइंट्स देख रहे हैं। इसका मतलब इतना मामला सीधा नहीं है जितना कि बताया जा रहा है शिंदे कैंप की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। जी दीपक जी, जिस तरह से शिंदे जी ने या शिंदे जी के पीछे जो लोग खड़े थे, दिल्ली दरबार था, गुजरात लॉबी थी, अमित शाह जी थे, प्रधानमंत्री मोदी का भी जरूर आशीर्वाद रहा है, बिना उनके तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता इस सरकार और व्यवस्था में। जिस तरह से संविधान को, इस देश के संविधान को जिसके लोग हजारों हजार लोगों ने कुर्बानियां दे दी और वो संविधान हमको मिला, उस संविधान को ताक पर रख दिया गया, कानून को, नियमों को ताक पे रखा गया, डिप्टी स्पीकर को किनारे कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, डंके की चोट पर पार्टी को तोड़ा, खुद मुख्यमंत्री बने और खुद जाके अपनी सरकार बना ली। ये जो सारी व्यवस्था हुई, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो मराठी मानुस जिसे आप कहते हैं, जहां से आप, जिस धरती से आप मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं लाइव, मराठी मानुस एकनाथ शिंदे को किस नजर से देख रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, हो सकता है शिंदे प्रधानमंत्री भी बने, कोई भी ऑटो वाला ड्राइवर प्रधानमंत्री बने, हमें खुशी होगी। लेकिन शिंदे शिंदे ने साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया,
जो रास्ता अख्तियार किया। अगर हम दीवार पिक्चर देखें, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन ने जो रास्ता अख्तियार किया था, जो पतली गली से और अंधेरी गलियों से जाता था, आज मराठी मानुस उनको किस निगाह से देखता, मैं ये जानना चाह रहा हूं। दीपक जी, ऐसा है कि जिस बिना पर, जिस कारण से शिंदे जी ने शिवसेना छोड़ी, वो कारण जो बता रहे हैं वो ये है कि भाई शिवसेना ने हिंदुत्व की साथ छोड़ दी, इसलिए हमने शिवसेना से हम अलग हुए और हम हमारी ओरिजिनल शिवसेना है, क्योंकि ओरिजिनल शिवसेना जो है उसका कमिटमेंट हिंदुत्व के साथ है। इसी इसी में फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम तो इसी आर्ग्यूमेंट में है, क्योंकि शिवसेना जिस जिस हिंदुत्व की शिंदे बात कर रहे हैं, उस हिंदुत्व के लिए शिवसेना पूरी तरह से, जब से शिवसेना बनी तब से वो 100% इसी तरह के किसी हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, ऐसा एक शिवसेना का इतिहास नहीं है। जी शिवसेना हाँ। शिवसेना बेसिकली मराठी माणूस इस प्लैंक पर आगे बढ़ी है, और नहीं, वो वो भी तो उसका देखिए, वो तो शिवसेना का लोग जान रहे हैं कि वो तो एक बहाना है। वो तो एक जी बहाना है कि साहब वो हिंदुत्व की बात है। यही अमित शाह जो है मुफ्ती महबूबा के साथ जाके इन्होंने हाथ मिला लिया, है ना, जिसको जी आप सुबह से शाम नजरबंद कर किया था आपने 5 महीने तक, उसी से आपने हाथ मिलाया था। तो मैं उसकी बात हम्म। नहीं कर रहा हूं कि कहां पर जो है वो अमित शाह झुके, हाँ, कहां मैं पर लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राजनीति है, जिस तरह का गेम शिंदे ने और फडणवीस ने खेला है, आज शिंदे साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है महाराष्ट्र के लोगों की नजर में, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा था। शिवसेना के जो फॉलोअर्स है, वो शिवसेना को मराठी माणूस, मराठी आइडेंटिटी के साथ ज्यादा जोड़ते हैं, हिंदुत्व से कम। ऐसी मेरी समझ है। मतलब शिवसेना जो है मराठी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी, इस तरह से ही है। शिवसेना की पहचान बनी है। और हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो, और उनका जो हिंदुत्व है वो बीजेपी के हिंदुत्व से अलग है, ये भी बाला साहब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक सभी हमेशा ही कहते आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने बहुत फेमसली ये कहा था कि हमारा शेंडी और जानवा का हिंदुत्व नहीं है, मतलब जनुआ जो होता है और शेंडी यानी जो पीछे में बालों की एक चोटी चोटी, लगाते हैं। हाँ, मतलब जनेऊ और मतलब चोटी का हमारा, हिंदुत्व नहीं हमारा। जी, ऐसा बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हिंदुत्व है ब्राह्मणों का हिंदुत्व नहीं है, हमारा हिंदुत्व बहुजनों का हिंदुत्व है। हाँ, और बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व है। मतलब यही उनको कहना था, और बीजेपी का हिंदुत्व भी ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के नाम जी। से ही लोग पहचानते हैं। और हाल ही में उद्धव ठाकरे अपना हिंदुत्व जिस तरह से रिडिफाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो हिंदुत्व है मावलों का हिंदुत्व है। मावले यानी शिवाजी के जो फुट सोल्जर्स थे, जो शिवाजी के सैनिक थे, वो बहुजन समाज से आते थे, वो समाज के निचले स्तरों से आते थे। तो वही वही बात जो है, जो बाला साहेब ठाकरे दूसरे तरीके से कहते थे, वही बात उद्धव ठाकरे अब दूसरे तरीके से कह रहे हैं। इसका मतलब हमारा हिंदुत्व जो है वो बीजेपी के हिंदुत्व से पहले से ही अलग रहा है। ये बात बाला साहब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे आज तक कह रहे जी। हैं। तो उनका हिंदुत्व जो है वो निचले तबकों का, ओबीसी और शेड्यूल्ड का शेड्यूल्ड ट्राइब, इस तरह जी। के तबकों का हिंदुत्व है। उसके साथ में मराठी माणूस का इंटरेस्ट उसके साथ में जुड़ा है। भाई, आप देखिए मुंबई में भी जो मराठी माणूस के लिए स्ट्रगल शिवसेना का रहा, वो कोई व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए नहीं रहा, वो तो निचले तो स्तर के शिंदे जॉब जो शिंदे है उसी के लिए शिंदे रहा। शिंदे अब इसके को इस चलते, वक्त लोग कैसे जी ले जी, रहे हैं? हाँ जी। इसके चलते जो आम शिवसेना के फॉलोअर्स है, वो तो शिवसेना को, शिवसेना का जो मराठी माणूस वाला जो इमेज है उसी के साथ जाएंगे, और वो जो इमेज है वो उद्धव ठाकरे वाले फैक्शन के साथ ज्यादा जुड़ा है। और शिंदे जी ने अपने आप को बीजेपी से जोड़कर उस हिंदुत्व से अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिस हिंदुत्व को शिवसेना रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो शिवसेना के जो फॉलोअर्स है वो बड़े पैमाने पे, बड़ी संख्या में वो उद्धव ठाकरे के फैक्शन के साथ जाते हुए हमें दिखाई देने चाहिए। मतलब ये तो पक्का है कि शिवसेना का जो वोट बैंक है उसमें स्प्लिट हुआ है, और शिवसेना के अगर 100 वोटर्स है उसमें से हो सकता है कि 20-30 वोटर्स जो है वो शिंदे गुट शिंदे के के साथ साथ। चले जाए। लेकिन मुझे लगता है आज भी देखिए महाराष्ट्र में तीनों का मिलाकर जो प्रतिशत है महाविकास आघाड़ी में, वो लगभग 48 के करीब जाता है। उसमें 48%।
जी, कांग्रेस और एनसीपी का 16-16% कुछ है और ये जो अपने शिवसेना है मतलब उद्धव ठाकरे वाला जो शिवसेना है वो भी लगभग 16% के करीब-करीब है। अब आप देखिए ये बहुत ही इमेजिन करना मुश्किल है कि इस 16% में से मेजॉरिटी जो है वो शिंदे की तरफ जाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा और आज भी अगर तीनों का गणित अरिथमेटिक देख ले तो अगर कांग्रेस एनसीपी अपना 16-16% बचा के रखती है और शिवसेना अगर मान लीजिए उनके 16 में से अगर 10% भी अपने तरफ रखने में सक्षम हो जाते हैं, तो आज भी महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है और ये बात बीजेपी और एकनाथ शिंदे भली-भांति जानते हैं। इसलिए वो किसी भी तरह से इस युद्ध को जीतना चाहेंगे। दीपक। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब जैसा कि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है और अभी आ, ऐसा लगता है जो आज की जो दलीलें कपिल सिब्बल ने दी, कोर्ट के सामने रखी या चीफ जस्टिस ने जो सवाल जिस तरह के किए, उससे एक चीज तो पक्ष सामने आता है कि कहीं ना कहीं शिंदे साहब ने एक जो रास्ता अख्तियार किया मुख्यमंत्री बनने का वो सही रास्ता नहीं था। ये बात मोटा मोटी समझ में आती। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अब एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या है। अब चलिए जो हो गया सो हो गया, लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर शिंदे कमजोर होते चले गए तो क्या बीजेपी शिंदे को डंप कर सकती है, या शिंदे ने जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया है, जो विधायक अपने साथ ले, वो विधायक वापस अगर देखें कि साहब सहानुभूति जो है वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ जाता है, तो वो विधायक जो मंत्री नहीं बने वो लौट सकते हैं। कुल मिलाकर क्या शिंदे आपको मुश्किल में लगते हैं और उनका भविष्य क्या लगता है? दीपक जी ऐसा है कि चूंकि ये मामला बहुत सीधा-सीधा नहीं था कभी भी और चूंकि शिंदे जी ने जो रास्ता अख्तियार किया वो लीगल पॉइंट्स पर बहुत ही सेफ नहीं था और उसमें बहुत सारा लकीना था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इतने सीरियसली सुन रहा है। अगर ये सीधा-सीधा कुछ इसमें लीगल पॉइंट्स नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत सुनता ही जल्दी नहीं। ही खारिज कर देता। हाँ, सुनता ही नहीं और बहुत जल्दी खारिज कर देता। जबकि इतना समय सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे फाइनल पॉइंट्स ऐसे हैं, जिसकी वजह से शिंदे जी है जो है, उनका पक्ष मुश्किल में आ सकता है। और अगर ये होता है, कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा इस तरह से आता है, जिससे शिंदे जी का भविष्य जो है, वो मुश्किल में पड़ जाए, तो बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि भई इनका क्या करना? ऑलरेडी इनका क्या करना, इस सवाल से बीजेपी त्रस्त है, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। क्योंकि देखिए ठाना जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है एकनाथ शिंदे जी का जो इमेज है, वो सिर्फ़ ठाना में है, महाराष्ट्र में और कहीं महाराष्ट्र में कोई उनको इतना उनकी कोई साख नहीं है। मतलब आप आ जाइए जी। विदर्भ में, आप आ जाइए मराठवाड़ा चले जाइए, आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में चले जाइए। एकनाथ शिंदे जी का उनका कोई वजूद नहीं है और उस ठाना में भी ऐसा समझ में आ रहा है और इस तरह की जानकारी आ रही है कि वहाँ पर भी उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए बहुत बड़ी सिंपैथी का एक वेव तैयार हो गया है। तो अगर ये बात बीजेपी भली जानती है कि कहीं से अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा उसके खिलाफ जाता है और एकनाथ शिंदे अपनी सिंपैथी पूरी तरह से आज तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खो बैठे हैं, अगर पूरी तरह से खो देते हैं, तो फिर बीजेपी इनका क्या करे? मतलब एकनाथ शिंदे ग्रुप का क्या करे? आज वो गले की हड्डी ज़रूर बीजेपी की बन गई है, ना उगलते बनती है, ना निगलते बनती है। इस तरह से आज तो स्थिति है। 4 दिन में जब सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी ऐसा मुझे लगता है दीपक जी। आखिरी सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने निकलने जा रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे जो सहानुभूति उनको मिल रही है, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, लोग उनको सुनने आ रहे हैं, भीड़ उनकी तरफ है मराठी मानुस की, तो क्या अब उसको वो चाहते हैं कि भाई फसल पक चुकी है और जो नए किंग के तौर पे ठाकरे उभर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में? जी, ये उन्होंने जो डिसीज़न लिया है एग्ज़ैक्टली जो उन्होंने करना चाहिए था, वही वो करने जा रहे हैं। ये सिर्फ़ मुंबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात कहना, ये जो तरीका है, इससे कुछ नहीं होने वाला था। अब क्या है कि उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ वो नहीं रहते,
उसके बावजूद उन्होंने जिसको हिटिंग द स्ट्रीट कहते हैं, सड़क पर आना और जनता से सीधा न्याय माँगने की कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में। वो उन्होंने डिसीज़न ले लिया है और अगर वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं और अपने दिल का हाल लोगों के साथ में शेयर करते हैं, मुझे लगता है जो सिंपैथी उनके लिए ऑलरेडी बनी है, उस सिंपैथी में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा होगा। दीपक जी। विवेक जी, आपने बहुमूल्य समय निकाला और आप बहुत मसरूफ थे और व्यस्त थे और आप आए हमारे दर्शकों के लिए और आपने महाराष्ट्र का एक पर्सपेक्टिव दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दीपक जी।